जो मैं प्रोडक्टिविटी बूस्टर सेमिनार शुरू करूँ 5 टूल सिखाऊंगा। टाइम, इमोशनल, बुक और प्रोडक्ट, मतलब अपनी उसमें मैंने कुछ ऐसे टूल डेवलप किए हैं, तुम बता पाओगे कि आज मैंने केवल 60% पढ़ाई की है, मेरा आउटपुट 60% है। इस तरह से बात करना सीख जाओगे। इस तरह भी होगा कि रात में उठोगे, नहीं यार आज कम से कम 80 करके सोते हैं, तो ये वाला टास्क मेरा रह गया। एक एक टास्क को तुम लेकर आओगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन, वो मैं शुरू कर रहा हूं 3 तारीख से। लेकिन मेजरमेंट टूल्स होते हैं, सिर्फ कह देने से अरे नहीं खूब मन लगा के पढ़ो बेटा, कहां से लगे? इसके टूल्स होते हैं। एनएलपी और मोटिवेशन में यही फर्क होता है। मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं। मैं तुम्हें टूल्स बताऊंगा कि टूल्स के थ्रू आप कैसे आउटपुट निकाल सकते हो। तो आप सबसे पहला एक काम करो, दिन में जितनी देर पढ़ रहे हो उसको नोट डाउन किया करो, और हफ्ते का अपना वीक का टारगेट निकालो कि मेरा वीक का टारगेट, मान लो मैंने कहा कि इस बार मैंने केवल 10 घंटे पढ़ाई की, कोई शर्म वाली बात नहीं है। बस अगले बार ये 10 घंटा 5 मिनट होना चाहिए, 9 घंटे 50 मिनट भी नहीं होना चाहिए। जब भी लंबी जर्नी होती है, जब हम लंबी जर्नी पे जाते हैं, तो जब हम थक जाते हैं तो हम ये पता करते हैं ना कि माइलस्टोन आता है, तो बताता है लबासना भी 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर, तो हमें देख के लगता है अरे बस थोड़ी दूर रह गया। हमें अपने जो टारगेट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट वही नहीं कर सकता जो ये कहता है कि मुझे 2024 में आईएएस बनना है, 2025 में आईएएस बनना है। वो कभी टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता। टाइम मैनेजमेंट वही कर सकता है जिसको सिर्फ पता है कि मेरा आज कैसा रहा, टुडे। वो 2 चीजों का कंपैरिजन करता है, टुडे टुमारो। वो आज, टुडे, पास्ट करते जाओ। मेरा किसना ये 1 to 1 चलता है, स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए मैंने क्लास की शुरुआत की थी स्टेप बाय स्टेप से। तो जितने भी लोग हैं, एक डायरी रखो अपने साथ जिसमें टाइम फ्रेम को करो। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर करना इंपॉर्टेंट है। तुम मोटिवेशन ढूंढते हो, मैं इंस्पिरेशन की बात करता हूं। इंस्पिरेशन तुम्हारे अंदर से आती है, तुम्हें कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता, तुम खुद को इंस्पायर कर सकते हो, बस याद रखना। तो जिस दिन तुम इंस्पायर करना सीख गए ना, और तुम्हें करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, क्यों करना चाहिए ये भी जान लो कि तुमने जिस जो है वो ओखली में सर डाल दिया है ना, वो बड़ी खतरनाक है। तुम ना क्लर्क बनने जा रहे हो, ना किसी बैंक में बड़े बाबू बनोगे, इसके लिए जॉब दे रहे हो नहीं। तुम्हारा जॉब क्या है? क्या है? कभी देखा है इसको? पूरा दल सल चलता है। पब्लिक सर्वेंट छोड़ो, लीड करता है पूरा डिपार्टमेंट, लीड करता है वो। आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, मेरा स्टूडेंट आईपीएस है। तो रात में अगर छापेमारी करनी होती है ना, आप घर में आराम से बैठे हो, पहाड़ों में छापेमारी कर रहा है, तो उसके साथ पीछे सिपाही सब है, एसएचओ भी चल रहा है उस थाने का, लेकिन लीड किसको करना है? उसको करना है। तो आप कौन हो? लीडर हो। उसके साथ सिपाही उपाही हैं, डर लगता है उन सबको भी, अरे साहब सुबह चलें क्या? तो साहब को डिसीजन लेना होता है कि भाई सुबह तक तो भाग जाएंगे सारे के सारे, रात में छापेमारी करनी है, दबिश देनी है। तो उनको मोटिवेट करता है, चिंता मत करो, हम लोग सही प्लानिंग से चलेंगे। तो वो लोग भी समझते हैं कि ये आईपीएस है, ये बहुत भारी ट्रेनिंग। उनको लगता है लबासम कोई ऐसा गुप्त बता देते हैं कि वो आबरा डाबरा करेगा, गोली इधर से चली जाएगी, सच्चाई है। तो वो क्या होता है, वो विश्वास करते हैं कि साहब है हमारे, और साहब जो कह रहे हैं, साहब वर्ड बोला जाता है, बोले साहब जो कह रहे हैं ये बहुत बड़का ट्रेनिंग लेकर आए हैं, आईपीएस है साहब, इनको हम सलाम करते हैं, तो ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे। और यही विश्वास होता है। जबकि साहब ये सोचते हैं यार मैंने कलम जिंदगी भर चलाई थी वहां बैठ के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, यार ये चलेगी ढंग से, ठीक है। लेकिन साहब एकदम टाइट रहते हैं, यहां लगा होता है ना जो आईपीएस जो लिखा होता है, साहब टाइट है, उनको ट्रेनिंग में बताया टाइट रहिए, अरे कोई बात नहीं है, मार के भी गिरा देंगे हम, ठीक है। वो बोलेंगे शूट करो, तुम शूट करो, अपना जो है बैकफायर ना मार दे। लेकिन वो जो पावर होती है वो विश्वास की होती है। तो आप लीडरशिप के लिए आए हो, आप अंदाजा लगाओ कि जब आप खुद को नहीं रोज के रोज प्रोत्साहित कर सकते, तो तुम ऐसे लोगों को कैसे प्रोत्साहित करोगे जो तुम्हें जानते हैं, या जिनके पास संसाधन है, तुम कभी उनको प्रोत्साहित कर पाओगे? एक स्टूडेंट आईएएस है मेरे, अब रात में दबिश देने जाना होता है, और ऐसे इलाके में जहां हो सकता है किसी भी समय कोई घटना हो जाए, कोई भी कुछ कर सकता है। अभी आपने देखा कि गाड़ी ही मार दे, खत्म हो जाएगा खेल। उनके साथ चल रहे हैं 4-6 लोग, लेकिन आगे उनको जाना है, और पूरा बीहड़ इलाका है, रात के 3 बजे आप सब सो रहे हैं, तो उनको अब कहेंगे आईएएस है, करना पड़ेगा भाई। तो लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। और लीडरशिप की शुरुआत वहां से नहीं होती, लीडरशिप की शुरुआत यहां से होती है। जो खुद को मोटिवेट नहीं कर सकता, जो खुद को लीड नहीं कर सकता, वो कैसे डिपार्टमेंट लीड करेगा? आज डिपार्टमेंट लीड करोगे, कल जिला लीड करोगे, डीएम बनोगे, फिर कल को स्टेट, जब मुख्य सचिव बनोगे तो स्टेट लीड करोगे, और आगे चलकर देश लीड करोगे जब कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे। तो पूरा जीवन तुम्हारा लीड करने का नाम है। तुमसे नहीं कहा जाएगा तुम बंदूक चलाओ, आईपीएस बंदूक नहीं चलाता है।
आईपीएस सिर्फ अपने लोगों में विश्वास जताता है, और विश्वास भी किस बात पर? बोले बड़का साहब है, ट्रेनिंग करके आए हैं लबासना से, सरदार पटेल जो है, तो उस पर वो विश्वास करता है। बोला सिवाय सर आपके लिए हम जान दे देंगे। कई आईपीएस हैं, बोले जब किसी से कुछ उगलवाना होता है, बोला हमने 2 रखे हुए हैं। वो नहीं मारता है, वो उठा लाठी, जितना लाठी वाठी पीटना होता है वो पीट लेते हैं, उनको कोई काम नहीं करना होता है। तो ये होता है लीडरशिप। तो अगर आप डेली लाइफ में खुद को लीड नहीं कर पा रहे हो, तो कल को डिपार्टमेंट्स लीड कैसे करोगे? मुझे ये बताओ। क्वेश्चन तुम मुझे जवाब दो, नहीं कर पाओगे। सो आपको डेली अपनी फाइट खुद करनी है और अपनी फाइट खुद जीतनी है, ये बात याद रखो। डन है? जिंदगी में 2 चीजें हैं, हम ह्यूमैनिटी में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती, कंट्रोल और अनकंट्रोल। तुम्हें चीनी खाना पसंद है? नमक, नमकीन चीजें, दे धबाधब सुबह से रात तक तुम्हें नमकीन नमकीन खिलाते रहे, क्या होगा थोड़ी देर बाद? अनकंट्रोल, परेशान हो जाओगे, हो सकता है बीपी हो जाए तुम्हें, रोज तुम्हें ढेर सारा नमक देना शुरू कर दे, नमकीन चीजें, ऊब जाओगे, करके देखना किसी दिन। तो 2 चीजें होती, कंट्रोल और अनकंट्रोल। यहीं पे तो हमारी लीडरशिप की क्वालिटी होती है, यही तो तुम्हें समझा रहा हूं। तुम कहते हो कि तुम्हें डे ड्रीमिंग की आदत है, तुम्हें दूर तक सोचने की आदत है, अगर वो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, और वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें मैंने लास्ट टाइम जब यूट्यूब की क्लास ली थी, मैंने सिखाया था, और वो क्लास के में भी जारी है, सभी बच्चों को टाइम निकाला करो देखने के लिए। मैंने तुम्हें बताया था जिसको भी ये समस्या, जिसका दिमाग भटकता है, टाइम पढ़ते रहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, उनको एक चीज नहीं आती है, टाइम ब्लॉक करना। भाई मेरे 24 घंटे तुम्हारे पास भी, और इस साल का जो टॉपर होगा उसके पास भी सेम 24 घंटे हैं। यही प्रोडक्टिविटी बूस्टर सेमिनार में सिखाऊंगा, टाइम ब्लॉक कैसे करते हैं। जब तुम्हारा विचार जो होता है ना, वो एक ऐसे जैसे खुला मैदान होता है, तो जैसे तुम मैदान में घुस गए बॉल लेके, तुम किधर भी दौड़ो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक सकरी गली में डाल दूं, तुम्हारे पास ना लेफ्ट की जगह ना राइट की जगह, तुम कभी भटकोगे? तो ये हमारे अंदर होता है, टाइम ब्लॉक मेथड बोलते हैं इसको। यानी जब भी मैं 1 घंटे पढ़ने बैठा हूं, मैं आज पढ़ने बैठा हूं, आज मुझे अच्छा दिन है, मैंने अपने टाइम टेबल बनाया। क्यों नहीं, मैं 6 से 7 जब पढ़ने बैठा हूं, तो मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तय कर दी। समझे कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, मैं ये 10 पेज पढ़ूंगा। तुम आंसर राइटिंग करना चाहते हो, आई एम सिटिंग हियर फॉर 6 to 7, बट आई विल राइट 5 क्वेश्चंस और आंसर्स। नो, फिक्स योर क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। मुझे तुम बताओ, जब तुम टाइम टेबल बनाते हो तो तुम टाइम फिक्स करते हो ना, क्वालिटी कितने लोगों ने मेजर किया? मैं इस 1 घंटे में आउटपुट क्या निकालूंगा? कितने लोग नहीं निकाल पाने पे खुद को पनिश करते हो? नहीं किया होगा। तो जब नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने क्या होगा? 2024 में एग्जाम देना है, तो 2024 जब तुम बोलते हो ना, तो तुम्हें कुछ बड़ा अजीब अजीब से नहीं लगता? बड़ा दूर है, कुछ सुनहरी घास के उस पार है, लबासना खुद ही चल के आ रहा होगा, बोले बाबू तो आए एग्जाम देने के लिए। तो जब इतना लंबा टाइम फ्रेम बोलते हैं तो हम बहुत दूर की सोचने लगते हैं, बड़ा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कहा 1 डे, ओनली 1 डे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला कोई क्वेश्चन? नोट्स तो एलडब्ल्यू में जितना शॉर्टर नोट्स, नोट्स का मतलब होता है, ठीक है, कि आप शब्दों का भी इस्तेमाल बंद कर दें। नोट्स वो होता है जो बुक से निकलकर आपके माइंड में चला जाए, और माइंड हमारा एक ही फॉर्म में समझता है, उसको हम लोग पिक्चर्स बोलते हैं। तुम कभी भी इमेजिनेशन करके देखो, तुम सिर्फ एक फॉर्म में इमेजिनेशन करते हो, करके देखना। 7, 8, 9, 10 कुछ भी मैं बोलूं, तुम कभी भी ना तुम डिजिट समझ सकते हो ना कुछ, तुम सिर्फ इमेजिनेशन करते हो पिक्चर्स की। सो योर नोट शुड बी वेरी प्रिसाइज, बहुत छोटे होने चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, और पिक्चोरियल होने चाहिए, सिंबॉलिक होने चाहिए। वी अंडरस्टैंड सिंबल्स, सड़क पे लिखा होता है ना, लेफ्ट राइट, इस तरह के सिंबल लगे होते हैं, सो उसमें लिखा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंपल होता है। मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, और एक जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, और एक ऐसे आदमी बना हुआ है, तो आप जैसे ही लाइट जलती है आप समझ जाते हो ना कि ये लाइट जलने पे हमें सड़क क्रॉस करनी है। ऐसे ही होता है, या उसमें दिया होता है नीचे एक आदमी नोट्स बांट रहा होता है, पीडीएफ, पहले पढ़ें फिर आगे बढ़ें, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, आप देखते ही समझ जाते हो। तो ये हमारे अंदर इनबिल्ट, इसीलिए कहा जीरो से अपनी बात मत करो। या तो पिताजी से बोल दो, पिताजी 6 साल मैंने आपके पैसे को आग लगाई है, आज मान लो आप, या 2 में से कोई एक बात कर लो। तो आप जब जीरो नहीं हो तो उसी हिसाब से समझने को। नोट्स आपके मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, पिक्चोरियल होने चाहिए। मैंने देखो क्लास में जब मैं नोट्स यूज करता हूं तो मल्टी कलर यूज करता हूं, इसका भी दिमाग पे बहुत असर होता है, उसके साथ आपको जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 12 तक
हिंदी था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके लिए किसी भी इंग्लिश की टीचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम नॉलेज का है, ये लैंग्वेज का एग्जाम नहीं है। तो लेकिन लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज मुझे अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने का वे होता है। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेस योर थॉट्स। अब मान लीजिए आप इंग्लिश में कुछ आंसर राइटिंग करना चाहती हैं और आपको पता ही नहीं चलना है हैड लगना है या हैज लगना है। अब मामला इसमें साफ हो जाएगा, वो ये सोचेगा ये यार अतीत की बात करिए, वर्तमान की बात करिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सो दैट इज अ बेसिक। देखिए ये इट्स यूपीएससी जो है ना, डिमांड सप्लाई का एग्जाम है। वो तुमसे जो कहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हमारे साथ इतना अहंकार हो जाता है ना कि हम स्कूलों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें इतना करप्ट कर दिया जाता है कि मास्टर साहब से बोलेंगे असाइनमेंट कम हो जाएंगे, वही टीचर को बोल दिया सर असाइनमेंट नहीं सर। इंजीनियरिंग में चले गए तो एक पुरानी 10 साल से फाइल चल रही थी प्रैक्टिकल की, सारे उसी पे छाप रहे होते हैं। सो कुल मिलाकर जो सिस्टम है, अगर वो डिमांड कर रहे हैं, इफ यू वांट टू चेंज, तो तुम्हें वो कमी पूरी करनी पड़ेगी। बेटा कैसे? तुम खुद ही कह रही हो। तुमने 23 क्यों सोचा? मैंने क्लास वहीं से शुरू की। ये तुम्हें प्रेशर देगा। तुम्हें 2-3 महीने अपनी राइटिंग को ठीक करने, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने प्री निकाल भी लिया, उससे क्या होगा? तुम्हें क्या सेमी आईएएस कहा जाएगा? ऐसा कोई वर्ड सुना है? हाफ आईएएस कहा जाएगा? चेतन भगत ने भले चाहे लिख दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं यूपीएससी में, ऐसी कोई पोस्ट है नहीं। देखो मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं, कहने के लिए तो कह सकते हो कि 1 साल में सरकारी नौकरी प्राप्त करें, लेकिन आईएएस में मैंने देखा है कि जितना काम है ना, जितना तामझाम है, 2 साल ले ही जाता है। मतलब मिनिमम अगर आप बहुत सीरियस हो तो 2 साल ले जाता है वो। इतना कुछ है, इतने स्टेजेस हैं, जब तक आपको एक सब्जेक्ट समझ में आता है ना, साल निकल जाता है। और क्यों मैंने कॉन्सेप्टर, मैं कॉन्सेप्टर से पहले नॉर्थ इंडिया के जगह जगह मैंने पढ़ाया था, तो मैं वहां बच्चों से ऐसे पागलों के बच्चे जुटे रहते थे, वहां मैं उसको लिखता रहता था कि इनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसीलिए ज्योग्राफी 2 बार पढ़ाई जाती, हिस्ट्री 2 बार पढ़ाई जाती। एक बार तुम पढ़ते हो तो तुम्हें बस खाली वो कान के बगल से गुजरती, कितना भी अच्छा मैं पढ़ा लूं। जब सेकेंड टाइम पढ़ते हो तो वो तुम्हें क्या होता है, रिलेट करने में मजा आता है। फिर तुम सब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हो, दैट्स वाई इट्स लर्निंग। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करना है, एस्से राइटिंग करना है, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है, अपनी गलतियां छांटनी है, आपको एजुकेशन का जो है लैंग्वेज का पेपर देना है। इतना तो बवाल मचा रखा है इन लोगों ने। तो तुम्हें सबसे बड़ी समस्या, देखो जो बीमारी पहले होती है, इलाज पहले उसका किया जाता है। तुम्हारी समस्या है इंग्लिश को इंप्रूव करना। तो डेडिकेटली जितनी समय तुम सोच के अपना टाइम किल करोगे, तुम लोग टाइम की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हो, टाइम को जितना ज्यादा किल करोगे प्रॉब्लम होगी। उस समस्या को जिस समय खत्म कर दोगे, जिस समय 2 महीने बाद, आज के बाद, अगर तुमने आज से इंग्लिश पे कोई काम करना शुरू कर दिया, किसी टीचर की मदद ले ली, इसमें कोई अहंकार, एक तो आजकल बहुत मिथ्या अहंकार हो गया सेल्फ वाला। अरे तुम 6 महीने में सेल्फ में अच्छा कर पाओगी, 2 महीने में तुमने टीचर के साथ कर लिया, 4 महीने बचे ना तुम्हारे। तुम लोग उसकी कॉस्ट क्यों नहीं समझते हो? तुम्हें क्यों नहीं लग रहा है कि 1 साल तुमने मान लो अपना बर्बाद कर दिया, तुम्हारे साथ वाला 1 साल आईएएस बन के 5 लाख सैलरी तुमसे ज्यादा ले चुका होगा, 1 साल सीनियर हो चुका, प्रमोशन भी ज्यादा ले लेगा। तुम्हें को कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं हो रही। अब पता चला 1000-1500 रुपए बचाने के चक्कर में हमने 5-5 लाख रुपए का अपनी सैलरी का नुकसान कर रखा है। सीधे सीधे बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन। बिल्कुल, पहले तो सबसे बड़ी बात है तुम्हारा टाइम, वो कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन दूसरी चीज अभी इसी और किस क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में किसी ने और हाथ उठा, हाँ बताओ बेटा। हम्म, स्टेप बाय स्टेप। जैसे किसी भी एक चीज के बारे में सोच, जैसे मैं शायद तुमने कोई क्लास मिस की है, तो मैंने एक बार बोला था कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, पढ़ने के लिए टाइम, लिखने के लिए टाइम, मैंने एक बोला था सोचने के लिए टाइम निकालो। थोड़ा रिलैक्स होकर, लेजीनेस, परम आलसी फील करो, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एकदम कंटाला टाइप का आदमी, आराम से बीन्स बैग पे लेट जाओ और उस समय किसी एक टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने अभी पीएचडी होल्डर की बुक पढ़ी है, बहुत मजा है, जो मैं क्लास में बोलता रहता था, उसने मुझे साइंटिफिक बेस दे दिया उसका। तो होता क्या है कि आप उसके बारे में सोचना शुरू करो। इसके पीछे जो एनएलपी का कॉन्सेप्ट वो ये है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग बेसिकली हमारे न्यूरल नेटवर्क से होता है। हमारे न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से इलेक्ट्रोकेमिकली जुड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ होता है। जैसे मान लो तुम यहां जब पहली बार आई इस क्लास में, तो तुम्हें कुछ दिक्कत हुई आने में, ढूंढने में, किस फ्लोर पे हुई होगी? पहले नीचे नीचे वाले से भी पूछा होगा, उजांग गैस ऊपर है क्या, हाँ ऐसे पूछा होगा। अच्छा 2-3 बार आने के बाद आराम से आ जाओगे। और अगर 1 आध महीना आ जाओ तो तुम फोन पे बात करते करते भी कितनी सीढ़ियां तुम्हें याद रहेगा, किस वाले पे मुड़ना है, कितना पैर ऊपर रखना है, तो पैरों का अंदाजा हो जाता है।
कई बार सीढ़ी कोई ऊपर होती है तो उसमें हम लड़खड़ा जाते हैं, नोटिस किया तुमने? तुमने सोचा ये कैसे होता है? कभी सोचने की कोशिश की? ये होता है न्यूरल नेटवर्क से। ये इलेक्ट्रोकेमिकली जुड़ता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोकेमिकली करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, हम बार बार जब उसको यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ बना लेता है। ब्रश करते समय सोचा कि कितनी बार लेफ्ट लिया, कितनी बार राइट? नहीं, ऑटोमेटिक। बाल झाड़ते समय किसी बात भी करो तो बाल झाड़ लिया, हो गया। हमारी हम जो स्टूडेंट्स हैं वो रिवीजन पे और किसी थॉट पे बार बार हम फोकस नहीं करते। जैसे मान लो आज तुमने थॉट ए पे काम किया, मान लो जैसे पॉल्यूशन पे, या मानसून इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है, पैटर्न को चेंज हो रहा है, आपने एक पॉइंट सोचा, फिर इस पे आपने थिंकिंग किया, फिर आपने दूसरा पॉइंट सोचा, धीरे धीरे उस पे क्या होगा, ढेर सारे न्यूरल पाथ जनरेट हो जाएंगे। तो आप किसी भी एक चीज पर आप कई तरीके से सोचना, लेकिन एक साथ नहीं, एक एक करके। दैट्स व्हाई इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब मैं तुम्हारे पॉइंट पर आता हूं। तुमने कहा कोई मेरा इंटरेस्ट करा दे। मैंने कभी कुछ दिन पहले क्लास ली थी, बच्चों को बहुत पसंद आया था, और मैंने एक वर्ड लिखा था, एग्जाम। ठीक है, बड़े ध्यान से, इसी में सब कुछ है, पता नहीं कहां से आया ये सब। ठीक है, इसमें ये जो दो वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज एक्स, और जैसे कहते हैं ना आई एम। तो जब भी किसी एग्जाम में जाते हैं पहली शर्त होती है उसकी। जैसे आपने कहा कि साहब मेरी इंग्लिश कमजोर है, एक ने कहा मेरे से अच्छा आंसर नहीं लिखा, एक कह रहे मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग मुझे नहीं आती है, एक ने कुछ अपनी बात कही। ठीक है, ये एग्जाम जो है ना दो शब्दों से मिलता है, कहता है एक्स एम। एक्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अरे नहीं, एक्स किसके लिए? अरे वो मेरा एक्स था इस तरह निकल गया, चटक गया, हो गया काम। एक्स मतलब हो गया। तो ये कहता है, एग्जाम कहता है कि बॉस कौन है? मैं हूं। चाहे आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बोले भाई मैं ये चाहता हूं। और हम लोग क्या होते हैं, साहब मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, मेरी ज्योग्राफी अच्छी नहीं है। अरे वो तुम्हारी बात है यार, तुम मल्टी डायमेंशनल नहीं सोच पा रहे हो, तुम ज्यादा थिंकिंग करो, तुम्हारा सर दर्द। वो कह रहा है कि इस एम को आप जब कोई भी चीज शुरू करो, इस एम को एक्स कर दो, तुम कहीं नहीं हो। इट्स नॉट हु यू इज इंपॉर्टेंट। यहां पर दूसरी बात हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हें तैयार करना है। अब यहां दूसरी बात कह रहा हूं कि तुमने कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। अब दूसरी बात अब यहां पे आ रहा है, तो सबसे पहले जब कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझो। और हम ये नहीं करते हैं, सॉरी टू से, बहुत बच्चों से मिला हूं, वो एसएससी, बैंक, पीओ और आईएएस के एग्जाम में ज्यादा अंतर नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मिले, बोले ल्यूसेंट है सर, फ्री निकल जाएगा। हम ढूंढ रहे थे कहीं गहरी जगह जिसमें हम डूब के मर जाएं। घटना, अरे इससे यार ऐसे रहता है। क्या कर रहे, करंट तैयार कर, किसके लिए? आईएएस के लिए, फ्री निकालेंगे क्योंकि इससे हाँ, तो ये स्थिति है हमारी। हम डिफाइन कर रहे हैं कि सर मन करेगा हमें लेके जाएगा, हम बड़े बाबू हैं, हम तो पैदा ही हुए, पंडित जी बोले थे देखते कुंडली आईएएस बनेगा, उसी दिन हम मान लिए थे, जो गर्ज है यूपीएससी का मैं लेके जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर वो चेंज कर रहा है अपना पैटर्न, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर वो चीज कह रहा है कि टफ, तो टफ, इजी तो अगर वो जैसे से बदल रहा है, आपको बदलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। वो खुद ही कह रहा है एक्स, तुम अब नहीं हो इसमें, वो है। दूसरी बात, जब भी हम किसी के साथ, जैसे कहते हैं ना लर्निंग के लिए कम्युनिकेशन पहली शर्त होती है। जैसे आपने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, भाई मान लीजिए वो बाहुबली में वो कैरेक्टर ना, वो जो टप टप करके बात करता था, अब मान लीजिए आप लोग दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक की कम्युनिकेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाओगे। कम्युनिकेशन इज, टीचर जो भी हो, हम लोग क्या होता है, हम इस तरह से बात करते हैं, अरे वो बहुत रेपोर्टेड है, अरे वो नहीं है, इस तरह से बात करते हैं। सवाल है कि तुम कहां हो? फिर मैंने कहा क्लास में ही शुरू, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें उस टीचर की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है, दैट्स गुड। तुम कैसे जज करते हो? अरे साहब वो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो फलाना, अरे कोच फीस बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। नहीं, मेरे टीचर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश है या नहीं है? अगर हो रहा है तो एग्जाम पूरी सोसाइटी को नहीं देना है, और ना वो कहेंगे सारे रिश्तेदारों को नहीं लाए आप लोग, अरे आप अकेले आईएएस बनेंगे, क्या कर रहे हैं आप, इंटरव्यू में आपको बुलाया था, आपकी मौसी कहां है, बुआ कहां है आपकी? ऐसा कतई नहीं कहते, सिर्फ और सिर्फ आप बनेंगे, यूपीएससी क्रैक करेंगे। तो इस बात का भी अंतर समझिए। तो यानी कि सीखना किसको है? ना आपके दोस्त को है। दोस्त तो पहली बात यहां खत्म हो जाता, सबको एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है मेरे भाई। ठीक है, वो 3 इडियट्स का डायलॉग सुना है ना,
क्या है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, और अगर टॉप कर जाए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से करना होता है। सो इसमें पूरी लड़ाई में आप हैं अपने लिए, और दूसरी तरफ है एग्जाम कहता है कि आप नहीं है, मतलब अब अपनी इच्छा छोड़ो, मेरी इच्छा के हिसाब से काम करो। यूपीएससी ने इस बार प्री के ऑप्शन चेंज कर दिए, आपको भी चेंज करना होगा। आप 10 साल पुराने पैटर्न पे अब सोच रहे हैं कि आप कर पाएंगे, नहीं होगा। उसने कहा एलिमिनेशन सिस्टम में खत्म कर रहा हूं, खत्म करो, मुझे भी उसी हिसाब से तैयार करना होगा, तुरंत के तुरंत मुझे चेंज करना होगा। जो नहीं चेंज करेगा यूपीएससी उस कैंडिडेट को चेंज कर देगा, तो तुम नहीं कोई और सही। तो ये चीज, ये बदलाव चलेगा, ठीक है। और आप किसी भी, मैं कह रहा हूं कोई तुम्हें गांव देहात में भी कोई मिल जाए, कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं आपके साथ हूं गुरुजी, सीखो सीखो, लर्निंग फेज पूरा करो, उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें बता देगा एडवांस स्टेज में कैसे जाना है। एडवांस स्टेज का मतलब क्या होता है? एक हीरा जब हाथ में आ जाता है तो उसको तराशना है, लेकिन हीरा कहां है? वो तो गहरे कोयले के नीचे दबा हुआ है ना, उसको खोजना सबसे मुश्किल काम है। तो गुरु वो होता है जो उस खान से, उस कोयले के अंदर से हीरा पहचान के उसको खींच के निकल आता है। हीरा बाहर आ गया तो उसको तराशने वाले मार्केट में बोली लगाने के लिए बैठे होते हैं। तो एक बार जब तुम निखर कर सामने आ जाओगे ना, तो हाथों हाथ लेने, वो जो तुम्हारी बुआ तुम्हें कभी नहीं पूछती थी, वो आएंगे बलैया लेते हुए। हम तो इसलिए कहते थे निगेटिव की, इसी से इसकी भावनाएं भड़कती हैं, ये बहुत अच्छा जो करेगा। और दूर के तुम्हें याद भी नहीं होगा, वो फूफा के, ताऊ के, मामा के, चाचा जो हैं, बचपन से हमने इसको गोद में खिलाया, हमें तो पता है। तो उसी दिन हमें ज्ञात हुआ था, भविष्यवाणी हुई थी कि आईएएस बनेगा। 5 मिनट में बातें चेंज होती हैं, 5 मिनट में। और देखा है, रियल लाइफ में देखा है, इसलिए कह रहा हूं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। फिर तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं है, पावर क्या होती है, लोग अप्रेजल कैसे करते, किसी को कुछ ही आती है, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा, बट प्रोसेस सेम है। और कोई क्वेश्चन? सुन त्जू ने एक किताब लिखी थी, आर्ट ऑफ वॉर, बड़ी प्यारी किताब है। उसने पूरी वॉर स्ट्रेटजी के ऊपर किताब लिखी है। लेकिन वॉर स्ट्रेटजी की एक शर्त है, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ वॉर। इफ यू थिंक, आर्म चेयर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इसको, मतलब जो इकोनॉमिस्ट, जिसने जिंदगी में इकोनॉमिक्स को कभी डील नहीं किया, वो कुर्सी पे बैठ के सोचता था यार इकोनॉमिक्स ऐसी होनी चाहिए, रुपया ऐसा होना चाहिए, डॉलर ऐसा होना चाहिए। हमारे साथ दिक्कत ये है, द फर्स्ट नेचर ऑफ वॉर स्ट्रेटजी इज यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ वॉर। और वॉर कहां होती है? ड्राइंग रूम में, युद्ध क्षेत्र में। सो पहली शर्त है कि आपको वॉर शुरू करनी पड़ेगी, एंड देन यू इंटर। अब तुम्हारा दुश्मन कैसा है तुम्हें नहीं पता एग्जैक्टली, बड़ा हिडन है। यूपीएससी को दूसरा कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ये वोल्डेमॉर्ट की तरह है, ये दिखता ही नहीं है, पता है ना, हैरी पॉटर का कैरेक्टर था, ये दिखता ही नहीं है। इस बार जितने बच्चे जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था फेल हो गए, वो कह रहे सर समझ में नहीं आ रहा, पिछली बार देता तैयार करके पॉलिटी क्वेश्चन ही गायब कर दिए। 7 क्वेश्चन थे, जबकि एवरेज 16-17 क्वेश्चन पॉलिटी के आते ही आते हैं, इस बार केवल 7 क्वेश्चन थे। पूरी हिस्ट्री का ऑप्शन ही चेंज करके रख दिया, अब क्या करोगे? सो स्ट्रैटेजी जो वर्ड होता है तभी शुरू होता है जब उस वॉर का पार्ट हो जाओ। द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू स्टार्ट। द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इन दिस वर्ड इज, जो इसकी ये कैप लिखी है ना, ये नाइकी का एक स्लोगन है, जस्ट डू इट। द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इज, द ओनली थिंग इज जस्ट डू इट। जब बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था तो वो हार गया था, उससे पहले सेना बहुत छोटी थी, उसने अपनी सेना को यही कहा, मर जाना यार, खत्म हो जाएंगे, गाजी कहलाएंगे, और जीत गए तो हिंदुस्तान हमारा। क्या करना है? कोई स्ट्रेटजी नहीं है, पहले यार युद्ध क्षेत्र में चलो। और देखो वो राजा दिख रहा है ना, वो सेना मत देखो, हाथी घोड़े मत देखो कितने हैं, वो जो दिख रहा है ना ऊपर, कितना आसान है देखो उसको मारना। बोले अंदर जाओ, मारो इसको, खत्म करो। और फिर तो अब तुम इतिहास जानते हो, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानोगे। सो द बिगेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ यूपीएससी इज टू स्टार्ट योर वॉर, नॉट प्रिपरेशन, वॉर। प्रिपरेशन नहीं होती, प्रिपरेशन तो घर में होती है कि कहां है मेरी तलवार, कहां है मेरी ढाल। वॉर मतलब आप फेस करो, हिस्ट्री को फेस करो, ज्योग्राफी को फेस करो, क्वेश्चन को फेस करके फेल हो जाओ, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं घर में, मम्मी तिलक कहां है, कहां है मेरा तलवार, कहां है मेरी कवच, मैं युद्ध के लिए लेट हो रहा हूं, ऐसी तो बात करते हैं। अब मम्मी ये जा क्यों नहीं रहा है, जा क्यों नहीं रही है, ये घर में ही हर ड्राइंग रूम से बेडरूम हर कमरे में कहीं अपना कवच ढूंढ रही है, कहीं अपना तलवार ढूंढ रही है, युद्ध इसको लड़ना ढूंढवा हमसे रही है। और पूरे टाइम आप क्या करते हो, प्रिपरेशन ऑफ वॉर करते रहते हो। करना क्या था आपको, स्टार्ट कर देना था वॉर, क्योंकि जो रियल टेम्परामेंट के स्टूडेंट होते हैं वो वॉर स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना है, आज 6th क्लास की आज उठानी एनसीईआरटी, क्वेश्चन मार देना है,
क्या कह रहा है, अर्थ कैसी है, इरेटोस्थिनीज ने क्या कहा, वाटर क्या है, यही तो है, एयर क्या है। अब तुम्हें पहली बार लगे कि एयर को तो मैंने कभी ध्यान से दिया देखा ही नहीं, अर्थ यही है जिसपे हम हैं। तो अगर यह फील हो रहा है तो फिर किसी गुरु की शरण में जाके बैठ जाना कि सर बचा लो, और लग रहा है कि हाँ को सुना सुना है तो फेस करो कि मुझसे गलती कहां हो रही है। सो बिगेस्ट स्ट्रेटजीज टू स्टार्ट योर वॉर, नॉट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन घर में होता है और हम ज्यादातर क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। वॉर से हमें डर लगता है कहीं खून ना बह जाए, तो फिर लास्ट में वही है, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हो। तो जो घोड़े पे चढ़ेगा वही गिरेगा, और जो घर में घुटने के बल रेंग रेंग के चल रहा है उसको घोड़े से गिरने का क्या डर है यार। तो अगर तुम इसमें उतरे हो तो तुम्हें उस वॉर को डील करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन? लैंग्वेज एंड पैटर्न, सीबीएसई अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट करता है और उसका जो पैटर्न है यूपीएससी के वर्तमान पैटर्न से काफी मिलता जुलता है। तो आप क्या होता है 2 साल प्रैक्टिस करते हो, 2 साल उसी फ्रेम में आंसर लिख रहे हो, काफी हद तक वो अपना करिकुलम बहुत ज्यादा, कई स्टेट एग्जाम्स अपना करिकुलम चेंज नहीं कर पाते हैं जल्दी, वो धड़ाधड़ अपना करिकुलम चेंज करते रहते हैं। तो अपडेशन, ये पूरा एग्जाम अपडेशन का है, कितना ज्यादा अपडेट हो तुम, तो वो तुम्हें उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो वो इसको हम लोग बैकग्राउंड बेनिफिट कहते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड जैसे मिनी को मिला तो डिबेट क्लब की चैंपियन है, लिख रही है, तो उसको क्या हुआ, उसको खुद नहीं पता चला कि वो अपना बैकग्राउंड जैसे बेनिफिट है वो मेंटेन कर रही है। तो जो करिकुलम एक्टिविटी है उसने क्या किया, उसको उसकी पर्सनालिटी को एनहांस कर दिया। ऑप्शनल जिस साल एग्जाम देना उसके 1.5 साल पहले कम से कम। ऑप्शनल बहुत ही अजीबोगरीब है। देखो ऑप्शनल मैं बार बार कहता हूं, ऑप्शनल इतना गंभीर है, इट्स नॉट जीएस। ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स आपके हैं और आपका ऑप्शनल कोई ढंग का ऑप्शनल है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, ये जो जीएस में कंट्रीब्यूशन अपना करते हैं, दुनिया की कोई ताकत फाइनल लिस्ट में आके नहीं रोक सकती आपको, अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े मतलब किस्मत के ऐसी तैसी आपकी हो रखी है, उसको छोड़ दे, कोई रीजन नहीं का फाइनल लिस्ट में ना है, ये शर्त है। ऑप्शनल कभी भी हल्का, और ऑप्शनल एक बार में किसी को नहीं समझ में आता, ये दूसरी शर्त है। तो मैं दुनिया का मतलब जिसने सोशियोलॉजी को जन्म दिया वो खड़ा होकर पढ़ा देगा तो भी थोड़ी देर बाद ऐसा क्या, तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो सिद्धांत क्या था। जब उसको दूसरी बार तुम पढ़ते हो, ऑप्शनल कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है, जब दूसरी बार पढ़ते हो तो उसमें तुम इंटरलिंकिंग कर पाते हो, पेपर 1 और पेपर 2 में कहां इंटरलिंकिंग है, तब तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। और हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या जो सोचते हैं जीएस पढ़ लिया, जीएस में भी तो ज्योग्राफी पढ़े थे तो ऑप्शनल में भी कर लेंगे, बस उसी दिन मामला साफ। सोशल इशू पढ़ के लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर देने चले जाते हैं। मान लो तुम्हारे माता पिता को तुमसे बड़ी उम्मीद है कि तुम आगे चल के बहुत लायक बनोगे, तो ऐसा तो नहीं था जब तुम 5 साल के तो तुम्हें ठोक पीट के इतना लंबा कर दिया होगा, टाइम दिया होगा यार तुम्हें। तो मैंने क्लास कहां से शुरू की थी, लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट मत जाओ। और आसान और कठिन कुछ नहीं हो, तुमने पीएसआईआर से एग्जाम ले लिया, हिस्ट्री में सब कहानियां है, मैं आराम से पढ़ सकता हूं, पढ़ने में ईजी है। पीएसआईआर में इतना करंट है, रोज जब तक हिंदू के साथ सर नहीं पटकोगे, जब तक तुम डिप्लोमैट के साथ सर नहीं पटकोगे, तुम पेपर 2 का क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। तो आसान और सरल कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट सब कुछ होता है। मुझे मान लो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, अब हिस्ट्री पढ़ने में हालत खराब हो रही है, मान लो जैसे ये साइंस की बच्ची है, अब मेडाइवल में जाएगी तो वहीं वापस ही नहीं आना इसको, ये वाली हालत हो, खींच के लाना पड़ेगा इसको। तो अब क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं तो मेरा बोझ है, मुझे इंटरेस्ट है तो कठिन और सरल ये 2 शब्द को तो पहले उठा के फेंक 2 बार। फिर सिलेबस बड़ा है, सिलेबस छोटा है, अभी तुम्हें क्या समझाया मैंने, तुम अपने बारे में बात ही मत करो यार, यहां खत्म करो। तुम्हें वो कहते हैं एग्जाम पास करना है, लंदन में जब पेपर होता था जाते थे ना लंदन पेपर देने, मूड खराब हो गया उनका तो जाओगे कि नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे। इंटरेस्ट ढूंढो, इंटरेस्ट पहले स्टार्ट योर लर्निंग। आप बेसिक जैसे 1-2 महीने आप जीएस को पढ़ो, प्री मेंस की बात मत करो थोड़ा सा, ठीक है, लर्निंग में प्री मेंस नहीं होता है, प्री मेंस के चक्कर में तुम लर्निंग भूल जाओगे, ठीक है। गांधी को कैसे डिसाइड करोगे, कैसे नेहरू को अलग अलग करोगे, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको लर्न करना है सब्जेक्ट, उसके 2-3 महीने बाद ऑप्शनल में जाना। जीएस के कुछ दिन बाद ऑप्शनल में आप जा सकते हो, अगर आपका ऑप्शनल बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपका ऑप्शनल इजी है, जिसको आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी आप पढ़ चुके हो, या सोशियोलॉजी के आपको थोड़े बहुत फंडामेंटल है, देन यू कैन गो दैट, क्योंकि 2 एंड पे ऑप्शनल देखा जाता है। जिस साल मुझे एग्जाम देना उससे 1.5-2 साल पहले मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना है आपको, ये भी मजबूरी है आपकी। और दूसरा आपको ये देखना है कि थोड़ा बहुत जीएस को जान ले, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर, जो आप चुनना चाहते हो कोई 3 ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लो और देखो कि किसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी ज्यादा है। कंपैटिबिलिटी बहुत आसान है, बहुत जरूरी है,
शादी गलत घर में हो जाए तो फिर बर्तन ही पटके जाते हैं। ये बड़ा कंपेटिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शनल जो है वो जीवन साथी की तरह है। ये देखो ले जाएगा लबासना, और नहीं तो फिर तलाक का केस लड़ते रहोगे 4-5 साल। यही सच्चाई है। ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ मजाक खत्म, फिर ये तुम्हारे साथ मजाक कर बैठेगा। और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल। अब मान लो तुम भाला फेंकने के बहुत बढ़िया जो है, मान लो युधिष्ठिर को भाला फेंकने का था, और जो है अर्जुन जो है तुम्हें पता होगा गांडीव चलाते थे, धनुर्धर थे। सोचो कि भीम की गदा अगर अर्जुन को दे दी जाती, और बोलते कि नहीं इंटरेस्ट नहीं था उनको, तो इंटरेस्ट किसमें था? बो एंड एरो। वो उसके धनुर्धर थे, बड़े अच्छे अच्छे दिव्यास्त्र थे उनके पास, और भीम क्या बलशाली थे, उनको गदा चलाना आता था। अगर अर्जुन गदा से लड़ते फिर पूरे टाइम तो उठाने में सारा निकल जाता, ठीक है। और भीम को अगर तीर धनुष दे दिया जाता, बो एंड एरो, फिर तो वो ऐसे ऐसे नहीं चलाते, वो ऐसे चलाते, ठीक है, जो जहां मिलने को मारते थे। सो इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इंटरेस्ट दो तरीके का होता है। इंटरेस्ट जब जब यहां टीचर की बात आती है, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे घर का माहौल अच्छा है, तुम्हारे घर में बचपन से चीजें बताई गई हैं, घर में कोई ऐसा बड़ा है जिसने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया, वो तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप करेगा। यहां आ जाता है टीचर, वो तुम्हें क्या बताता है? आर्टिफिशियल इंटरेस्ट डेवलप करता है, करता है। वो तुम्हें सब्जेक्ट से तुम्हारा जो तुम्हारा डर है, जैसे इन्होंने कहा कि साहब हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन जब स्टूडेंट उनके साथ जुड़ जाता है, जब वो कहानियां बताना शुरू करते हैं, उसको उसमें मजा आने लगता है। किसी को ज्योग्राफी में मजा आने लगता है, उसको समझ में आता है फंडामेंटल मेरा ये। तो टीचर वो क्या करता है? आर्टिफिशियल इंटरेस्ट डेवलप कर देता है, सिंपल। और कोई क्वेश्चन? याद कैसे करें? लिख लिख के, कई बार बता दो, एक ही तरीका है, लिख लिख के। बचपन में नहीं बताया गया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, जेंडर न्यूट्रल रहो, सिर्फ लिख के, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे हो कि वो तुम्हें कोई ट्रिक बता दिया जाएगा, तो वो 2-4 जगह काम आएगा, लेकिन राइटिंग से न्यूरल नेटवर्क भी समझाया, न्यूरल नेटवर्क स्टैब्लिश होगा। तुमने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है, मैं यहीं से कूद जाऊंगा अभी। ये तो अच्छा मैंने खिड़की बंद करा दी है, सीरियसली मेरा मन कर रहा है। 2 साल इंडिया का इकलौता टीचर जिसने 17 लेक्चर सिर्फ सिलेबस एनालिसिस पे लिए हैं, क्योंकि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस नहीं है तो मैं पहले दिन कह रहा हूं सिलेक्शन नहीं होगा, छोड़ दो बाकी चीजें, कह रहा हूं। क्योंकि तुम्हारे न्यूज़पेपर, तुम्हारी बुक, सब कुछ तुम्हारा बोझ बन जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। नाली खुदी नहीं खुदी यही पढ़ोगे, करोल बाग में आज पानी भरा यही पढ़ोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिलेबस तुम्हें बताता है तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं छोड़ा। यूपीएससी में ध्यान रखना, कोई ना बुक ना न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए बना ही नहीं है, तुम्हें बनाना पड़ता है। सिलेबस एनालिसिस किया जाता है, और मैंने किया है, मैंने ईमानदारी से किया है। अब मर जाऊंगा मैं इसके बाद, ठीक है। लोग 1, 2, 3, 4 क्लास में पढ़ाते हैं, 16, 17 लेक्चर लिए हैं टोटल, मतलब एक एक पॉइंट को समझाया एग्जाम्पल के साथ। अब इससे ज्यादा तो मुझे फिर अब ध्यान लगाना पड़ेगा, ऊपर ब्रह्म आ जाए तो कुछ करें। और कोई क्वेश्चन है? खुद पर शक है इसलिए स्ट्रेटजी पर शक है, इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जब तुम किसी अंधेरी यात्रा में जाते हो तो तुम्हें ये शक नहीं होता कि हम सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बड़ी देर तक तुम्हें तुम्हारा डेस्टिनेशन जब नहीं मिलता है तो कई बार तुम गूगल मैप्स भी चिल्लाते हो ना कि हमें यहीं जाना था, बुआ घर कहाँ जाना, कहाँ है वहां बुआ घर, नहीं मिल रहा है। सो जब हम बहुत लंबी यात्रा में होते हैं और हमें अपना पिलर नहीं मिलता, जैसे मान लो पिलर लिख रहा है कि सही रास्ते पे जा रहे हो, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन इतनी दूर है, तो तुम्हें विश्वास होता है ना हम सही जा रहे हैं। लेकिन अगर वो तुम्हें रास्ते का पत्थर ना दिखे या कोई साइन बोर्ड ना दिखे तो खुद पर होता है ना, यार पिछली बार आए थे बहुत पहले तो यहाँ यार ये नहीं था, ऐसा हुआ है। वही चीज तो तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम डेली बेसिस पे अपने आप को मेजर करोगे, कल मैंने 5 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, मेरा ये टारगेट पढ़ा, प्रोडक्टिविटी टूल में वही तो सिखाने जा रहा हूं 3 तारीख से, तो तुम्हें कभी खुद पर डाउट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है। मुझसे पूछो मेरा तीसरा हफ्ता आज से पहले, तो मैं बता दूंगा हाँ मैंने 78% अपनी प्रोडक्टिविटी रखी थी। और इसमें कई दिन ऐसा हुआ कि बहुत थकने के बाद मैं उठा, मैंने कहा यार आज 85 करके सोते हैं, मैं उठा एक टास्क पूरा करके सोया हूं। ये मुझे जो है पुश करता है। तो जब पुश करना सीख जाते हो तब अपनी कैपेसिटी इनहेंस करते हो। और कोई क्वेश्चन? सो पहली चीज है, देखो लाइफ में जो यूपीएससी है ना, मैं इसको कहता हूं ये विन विन एग्जाम है। इसमें लूज कर, कोई अगर फेल भी हो गया ना तो वो कभी फेल नहीं होगा। मेरी बात लिख के रख लेना, लिख के रख लो इसको।
कि कभी भी इस एग्जाम की सबसे खास बात होगी, तुम इसमें कभी फेल हो ही नहीं सकते, यू कांट, अगर तुमने इस प्रोसेस को एंजॉय कर लिया। बट एंजॉय दिस प्रोसेस। आज से 2 साल बाद तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी होगी, योर पर्सनालिटी विल लाइक दैट, एनवायरमेंट, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, आईआर, क्या चल रहा है फ्रांस में, क्या चल रहा है जर्मनी में, क्या चल रहा है श्रीलंका में, तुम्हें हमेशा अपडेट होगा। और मैं ये नहीं कहूंगा यहां बैठे सारे लोग आईएएस बन जाएंगे, लेकिन ये बात याद रखना, जहां भी होंगे उनकी पर्सनालिटी बोलेगी, और आगे चलकर वो जिस जॉब में भी जाएंगे उनको इसका एडवांटेज मिलेगा। मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। आपने जो किया, यू गेन लॉट ऑफ थिंग्स। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस क्लास में बैठा हुआ, इवन तो समटाइम्स मुझे भी आप कैलकुलेट कर लो, एनवायरमेंट में जो आपने प्रैक्टिकल वर्क किया होगा वो मुझे नहीं पता होगा। इवन दो मैंने अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ मैप पे देखा है, वीडियो में देखा है, लेकिन वहां के क्लाइमेट पे अगर आपने काम किया, वहां के एनवायरमेंट क्या, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। आपको शायद पता नहीं कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप जिस स्टेट से आए हो, जिस रीजन से आए हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और तुम किसी भी स्टूडेंट के कंपैरिजन में तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। तुम्हारी ये यूएसपी है, तुम इसको क्यों नहीं समझ रहे हो कि इसको ये यूएसपी है तुम्हारी, तुम्हारा एक प्लस पॉइंट है, इट्स योर ओन प्लस पॉइंट। यू अर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड बिकॉज यूपीएससी नीड लॉट ऑफ टाइम, दैट इज अ ट्रुथ। तो धीरे धीरे शिफ्ट करो इसमें, धीरे धीरे उसको कंप्लीटली मत छोड़ो, बिकॉज वो तुम्हारे दिल से जुड़ी हुई चीज है। माई सिस्टर इला गेन 51th रैंक इन यूपीएससी। वो उसने या इंडिया में भी काम किया, नैरोबी में भी काम किया, साउथ जो अफ्रीका में, और विडो रिहैबिलिटेशन के लिए, यानी जो विधवाएं थी, विडो थी, उनके रिहैबिलिटेशन के उसने बहुत काम किया। ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, मार्क्स थे 312, रैंक थी 51। सोचो, चीजें जुड़ती हैं। इट्स लाइफ इज ऑल अबाउट बिट बाय बिट एंड स्टेप बाय स्टेप। एक बात आप लोग याद रखना, जितने बिगिनर हैं, वीक में एक दिन हर समय पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बताना, अपनी हॉबी के लिए, अपनी करियर जिसपे तुम्हारा दिल लगता हो उसके लिए टाइम, और वो प्रोडक्टिव होना, मतलब वेब सीरीज देख के नहीं। आपको पूरा इस पे अपना काम, अपनी हेल्थ पे, अपने डिबेट पे, पेपर प्रेजेंटेशन, तुम उस क्लब में एक दिन पेपर प्रेजेंटेशन करना या स्पीच देना छोड़ना नहीं, कभी भी ना छोड़ना, अंटिल जब तक एग्जाम ना आ जाए तब तक। प्लीज ट्राई टू कंटिन्यू वन डे फॉर योर ओन हॉबी, प्लीज। ये बहुत गेन करेगा तुम्हारे लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, आज नेसेसिटीज है, नेसेसिटीज की वजह से यू गिव लॉट ऑफ टाइम फॉर यूपीएससी, बट डजंट मैटर। जरा इमेजिन करो कि तुम आईएएस बन गए, अरुणाचल कैडर चले गए, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, आप अरुणाचल कैडर चले गए, कितना कुछ कर पाओगे, आज से ज्यादा कर पाओगे। तो थिंक दैट पिक्चर कि आज तुम्हारे पास नॉलेज है, कल पावर प्लस नॉलेज होगा, और जब पावर और नॉलेज दोनों एक साथ हो जाती है, सो यू कैन एस्टैब्लिश चेंज। इफ आई वॉन्ट टू चेंज दिस थिंग, आई वॉन्ट टू चेंज, मुझे नॉलेज है कि अगर ये यहां से यहां हो जाए तो साइट ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे इसको बदलने के लिए, इस जगह इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, व्हाट आई नीड, पावर। मुझे स्ट्रेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए, या आबरा का डाबरा करूंगा उधर चला जाएगा। सो फॉर बिगर चेंज इन द सोसाइटी, मेरी बात को समझो, यू नॉट ओनली नीड नॉलेज। नॉलेज क्या काम करता है, मुझे पहले बताता है कि मुझे इसको चेंज क्यों करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी आंख का जो साइट है वो इसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये इसके ऊपर देखिए, इसके नीचे नहीं देख सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑप्टिक्स की नॉलेज है, ये सीधी लाइन में चलती है तो ये नहीं देख पा रही, ये मेरी नॉलेज है। नॉलेज ने मुझे बताया व्हाट इज द प्रॉब्लम, नाउ आई वांट टू चेंज दिस सिचुएशन, व्हाट आई नीड, पावर। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू गाइज। इससे बड़ी मोटिवेशन नहीं है तुम्हारे पास कि ये यूपीएससी तुम्हें पावर देता है, पावर फॉर चेंज। नॉलेज तुम्हें बताना है क्या चेंज करता है, पावर बताता है कब चेंज करना है, और इसको चेंज करना नहीं तो तुम क्या होगा, देश पूरी दुनिया में, अरे यार इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है, अरे यार ये हो रहा है, अरे यार पानी भर रहा है, अरे यार जो है एयर पॉल्यूशन हो रहा है, अरे यार अरे यार अरे यार, पूरा देश अरे यार ही तो कर रहा है, और नतीजा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हो वन यू कैन गेन पावर, वन यू कैन एबल टू चेंज। सो रिस्पेक्ट योर एबिलिटीज and love it, and please dedicate at least one day in a week for this curriculum activity। और आप सभी start your preparation by the, अब तो तुम्हें समझ में आ गया तुम्हें सेल्फ करना है या किसी के साथ करना है, ये डिसीजन तुम्हारा होगा। अगर दोनों में ये बेस्ट टाइम है अपना स्टार्ट करने का, ठीक है। अगर किसी इंस्टीट्यूट के साथ जाना है यू कैन गो विद दैट, जैसे कॉन्सेप्टर बैच हो गया, या तुम्हें लग रहा है खुद से करना है, सो स्टार्ट विद बेसिक्स, एंड एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक।
ठीक है, जो तुमसे बातचीत करती हैं एनसीईआरटी बुक्स के साथ आप शुरू कर सकते हो। एंड द बेस्ट इज, जब तक आप उसको पढ़ना शुरू नहीं करोगे, बस वही बात है, प्रिपरेशन नहीं, वॉर फ्रंट पे आके खड़े हो, जब तक उसको पढ़ोगे नहीं तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा एक्चुअली वो सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो। दिस इज ओनली वे। और अगर किसी टीचर के साथ जा रहे हो, किसी गाइडेंस में जा रहे हो, सो देन आपके लिए बेस्ट होगा, वो आपको बताते रहेंगे, उस स्टेप को आपको बाई हार्ट फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या, कोचिंग में जाने के बाद तुम लोगों की, तुम लोग बाई हार्ट फॉलो नहीं करते, तुम एम को जिंदा रखते हो, एक्स नहीं करते हो। तो टीचर जो तुम्हें तरीके बताता है उसमें तुम अपने तरीके जरूर इंप्लीमेंट करते हो, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो 12th क्लास का है फिर? नहीं नहीं, हड़प्पा 6th में भी है, 6th क्लास में हड़प्पा है। और मैंने तुमसे कहा, मेरी बात को तुमने ध्यान से देखो, देर तक सुनने की आदत नहीं है अभी, ये क्या वैसे मैंने कहा बुक्स क्यों, मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया, आज की अगर तुमने बात की होगी तो मैंने तुम्हें सिखाया कि हम सभ्य बने कैसे। हड़प्पा पे तुम्हारा फोकस है, तुम्हारा फोकस सभ्यता पे गया ही नहीं, जो मैंने तुम्हें सिखाया। हम सभ्य कब होते हैं, अब मान लो इसी में 4 लोग कुर्सियां उठा के एक दूसरे को मारने लगे, और मैं इधर सेमिनार ले रहा हूं, और उधर वो पीछे गप्पबाजी चलने लगे, और बताओ क्या चल रहा है, नई वाली वेब सीरीज का क्या हालचाल है। थोड़ी देर बाद कचकच की आवाजें बड़ी तेज आने लगे, तो क्या होगा, मैं बोलूंगा क्या यार असभ्यों की तरह बात कर रहे हो। सवाल ये नहीं था कि हड़प्पा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सवाल ये कि तुमने सभ्यता को सीखा कि नहीं सीखा, क्योंकि तुम दुनिया में अकेले नहीं थे, और भी सभ्यताएं पनपी। तो हम जंगली से हम सभ्य कैसे बने, सभ्य किसे कहा जाता है, सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, सिविलाइजेशन के पैरामीटर क्या होते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर मेरा तमिलनाडु का कोई स्टूडेंट होगा हिस्ट्री का, यहां पे कोई है, तो बिना हड़प्पा पढ़ाए वो मुझे सारे पॉइंट लिख के दे देगा। मैंने भी पढ़ाया भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे पहले की क्लास में मैंने उसको बता दिया था कि किसी सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। और जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की आदत हो जाती है, तुम्हें पता चल जाएगा इसका नेक्स्ट बिहेवियर क्या होगा। जिस दिन तुमने बिहेवियर सीख लिया, उस दिन तुम यूपीएससी के साथ आ जाओगे कि बेटा तुम इसको जितना घुमा लो कोई बात नहीं है, मेरी पकड़ में रहेगा। सो बुक्स के डायमेंशन से बाहर निकलो और यूपीएससी की डायमेंशन में आओ। इसकी रिक्वायरमेंट समझो कि हिस्ट्री मुझे रटनी नहीं है, हिस्ट्री से मुझे अपनी समाज, अपनी सोसाइटी और इस एग्जाम को समझना है। ठीक है, फैक्ट्स नहीं पूछते वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। चले, तुम्हारे चेहरे से ही नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस। 23 वाला तलवार लेके ऐसे खड़ा होता है, एग्जाम कब है, ठीक है, इस तरह हिसाब होता है। तुम तो ही ढूंढ रही हो सर हथियार मेरा कौन सा है, तो मुझे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। डन, प्रेशर कम होगा, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, तुम करके देखना। यार ये वाला सवाल का जवाब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, हम तो रैंक 1 है यार हमारे पास, अब बताओ क्या करें, इससे ऊपर कोई रैंक होती है? हमें आदत नहीं, मेरे बच्चे मुझे जानते हैं, मुझे आदत नहीं है। मैं तो कहता हूं मत लो यार, खत्म करो, तुम्हारे जो मन में आयो करो। हाँ, तुम लिखते किस में अच्छा हो, तुम लिखते किस में अच्छा, इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हो, हिंदी में, बस जिसमें अच्छा लिख सकते हो, धारा प्रवाह, वही तुम्हारी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़ो। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए इंग्लिश की, तुम पढ़ इंग्लिश में सको। देखो, आपको डायमेंशंस बढ़ाना है। एग्जाम लिख लो इसको, एग्जाम लैंग्वेज का नहीं नॉलेज का है, एग्जाम लैंग्वेज का नहीं नॉलेज का है। उड़िया में भी दोगे अगर नॉलेज है तो पास हो जाओगे, उर्दू में पेपर दोगे पास हो जाओगे। तुम्हें पता है ना, भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों की भाषा इसके अंदर शामिल है, बस हो गया काम।